बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम नस्ट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड एफएलपी नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे और ये स्पेशली फॉर मैथ सेक्शन, मैथ पोर्शन के लिए है। और इस एफएलपी के लास्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन 71 से 80 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 71 की स्टेटमेंट देखिएगा, द लाइन mx प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x। तो जब हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ते हैं तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी पढ़ी है, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है पैराबोला के लिए, जब स्ट्रेट लाइन पैराबोला पर टेंजेंट हो, यानी कि जिस तरह से मिसाल के तौर पर ये पैराबोला है तो इसके ऊपर कोई टेंजेंट लाइन है ऐसे, तो इसकी जो कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो c इज इक्वल टू a ओवर m होती है। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की इक्वेशन से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं y इज इक्वल टू -mx -1 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू जो है वो -1 है, यानी कि जो y इंटरसेप्ट है वो -1 है। और इस पैराबोला की इक्वेशन से अगर a की वैल्यू फाइंड करूँ तो इसको मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के साथ कंपेयर करूँ तो 4a इज इक्वल टू 6 भी लिखा जा सकता है, या आप इसको -4a इज इक्वल टू -6 भी लिख सकते हैं जब इसके साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के साथ कंपेयर करेंगे। तो a से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6/4 यानी कि 3/2 आ जाएगा a की वैल्यू। अब m की वैल्यू जो है यहाँ पर -m है, बेसिकली ऐसे ही है ना। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। c की जगह पे लिखते हैं -1, a की जगह पे लिख लेते हैं 3/2 और m की जगह पे, यानी कि जो स्लोप है वो -m के इक्वल है। अब देखें -m इधर आके -1 से मल्टीप्लाई होके +m हो जाएगा और 3/2, तो m की वैल्यू जो है इस कंडीशन से हमें m की वैल्यू 3/2 जो है वो मिल रही है। तो स्ट्रेट लाइन जब पैराबोला पर टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद होनी चाहिए, c इज इक्वल टू a ओवर m है। और जब स्ट्रेट लाइन एलिप्स पर टेंजेंट होती है तो उसकी जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है एलिप्स के लिए, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट होता है तो टेंजेंट लाइन होती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो ये सारी जो थ्योरी है, ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी कॉनिक सेक्शन में, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर मज़ीद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब 71 की आपको समझ आ गई है, अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा 72। क्वेश्चन 72 देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y एट 8 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जो है हमें पॉइंट तो है हमारे पास, अब स्लोप की भी ज़रूरत है। तो स्लोप जो है वो हम यहाँ से डेरिवेटिव x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y जो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है उसका डेरिवेटिव लेके बेटा हम स्लोप निकाल लेते हैं। कैसे स्लोप फाइंड करेंगे? जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है तो डेरिवेटिव लिया तो 2x इज इक्वल टू 16y का डेरिवेटिव dy/dx, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x ओवर 16 यानी कि x ओवर 8 आ जाएगी। यानी कि m की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई x ओवर 8। अब जो पॉइंट है 8,4 वो इसमें पुट करें तो m की वैल्यू 8 ओवर 8 1 आ जाएगी, ऐसे ही है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होती है। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो y माइनस y1
माइनस 1/m इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपने पढ़ी होगी। अब इसमें y1 की जगह पे हम 4 लिख लेते हैं और m की जगह पे 1, x माइनस और x1 की जगह पे 8। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो ये देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस x प्लस 8। तो अब इन दोनों को उठा के हम इधर ले आते हैं, तो y माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कौन सी ऑप्शन ठीक बन रही है, राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बनती है, x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है बेटा आपको? तो इस तरह से ही एक एक स्टेप करके जो है वो समझा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन 73 पे। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकी आर 0, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 65/4 इज। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बतानी है, तो चेक करिएगा कौन सी इक्वेशन बनती है, आप गैस करेंगे। देखें जो हमें फोकी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो ये है 0 प्लस माइनस सी, यानी कि एक्स एक्सिस इसका जो है ना वो आप कह लें कॉन्जुगेट एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है वो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो कौन सी ऑप्शन हो सकती है? अल्फा ऑप्शन तो नहीं हो सकती, अल्फा ऑप्शन में तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती। चार्ली ऑप्शन जो है इसमें a इज इक्वल टू बी है, यानी कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू बी, तो चार्ली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन को चेक करते हैं, वाई स्केयर ओवर 16, तो वाई स्केयर ओवर 16 यानी कि पॉजिटिव a स्क्वेयर जो है वो वाई स्केयर के नीचे है, तो ये पॉसिबल है। अब हम चेक करते हैं, मतलब बीटा या डेल्टा ऑप्शन बनती है। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से देखें तो जो फोकी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 प्लस माइनस 65 स्क्वायर रूट है, तो c की वैल्यू हमें क्या मिलती 65 स्क्वायर रूट, और e की वैल्यू जो है वो 65 स्क्वायर रूट बाय 4 है। हमें पता है कि E इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी का फार्मूला E इज इक्वल टू c ओवर a होता है, तो c की वैल्यू जो है वो 65 स्क्वायर रूट है, और a की वैल्यू जो है a की वैल्यू का हमें नहीं पता। ओके, यानी कि c की वैल्यू है 65 स्क्वायर रूट, बल्कि e की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, e की वैल्यू है 65 स्क्वायर रूट बाय 4, और c की वैल्यू क्या है 65 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय a, ऐसे ही है। अब आप देखें तो a को इधर ले जाओ, a 65 स्क्वायर रूट, या ऐसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू जो है वो 4 आ जाएगी। ऐसे कैंसिल करने के बाद a की वैल्यू 4 है, तो जिस हाइपरबोला में जहां पर a स्केयर यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए वो, तो वो उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पर देखें तो a स्केयर की वैल्यू जो है वो 16 है, ऐसे ही है, और b स्क्वेयर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरबोला के अंदर c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होता है, तो c स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 65, और a स्क्वेयर की वैल्यू 16, b स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 49। तो इस तरह से भी एग्जैक्ट जो इक्वेशन बन रही है हमारी, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज, इसमें a स्क्वेयर 16 है और b स्क्वेयर जो है देखिए 49 है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ a स्क्वेयर फाइंड करें और फौरन आप देख लें कि यहाँ पे 16 पड़ा हुआ है a स्क्वेयर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमें b स्क्वेयर को भी चेक करना है। ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे b स्क्वेयर की वैल्यू 49 ना होती, यहाँ पे 48, 45 वैल्यू होती, सही है। तो सिर्फ a स्केयर को चेक करके आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक नहीं करना। अगर यहाँ पे 45 होता तो फिर बीटा ऑप्शन भी नहीं बनती थी, फिर डेल्टा ऑप्शन आनी थी। बात फॉलो करें तो a स्केयर और b स्केयर दोनों को देखें, तो a स्केयर से हमें पता चल गया कि इसके जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y एक्सिस है, उसके बाद b स्केयर भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है
वो बेटा बीटा ऑप्शन बनती है। समझ आ रही है आप लोगों को? अब चलते हैं क्वेश्चन 74 पर। 74 पढ़िएगा, देखिएगा। सेवेंटी फोर में कह रहे हैं एन एलिप्स हैज मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस देन इट्स इक्वेशन कैन बी। अब इसका जो एलिप्स है उसका मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो मेजर इसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर ए जो है वो बी से ग्रेटर है। ओके, तो अब देख लें कौन सी ऑप्शन है जिसमें ए स्क्वायर की वैल्यू यानी कि वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है ना, तो वो बी से ग्रेटर है। देख लेते हैं 25 इज ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 25 है, ये तो हाइपरबोला है, बीटा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये इज इक्वल टू 0 है, तो क्या ये एलिप्स है? नो, ये अब एलिप्स की इक्वेशन नहीं है, ये बेसिकली ये सर्कल की इक्वेशन बनती है, पॉइंट सर्कल। ओके, एक्स के ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि इज इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट सर्कल है। इसके बाद ये देखें तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, जिसमें ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो उसमें तो वो कह रहा है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है अलोंग वाई एक्सिस, तो अल्फा ऑप्शन भी नहीं है, बीटा ऑप्शन भी नहीं है, डेल्टा ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली ऑप्शन पे ज़रा गौर करें तो इसका जो मेजर एक्सिस है बिल्कुल वाई एक्सिस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो देखिए मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, तो चार्ली ऑप्शन जो है वो इसकी राइट ऑप्शन है। ओके बेटा, फॉलो करें, बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब आते हैं क्वेश्चन 75 पे। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको बेटा पहले आप स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है पैराबोला की उसमें हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 8y माइनस 9। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4y माइनस 9/2। अब इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए देखें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दोनों साइड्स पे कर दें और 4y माइनस 9/2 प्लस 1, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है 2 उसका हाफ करें 1, तो 1 का स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर दें। तो मैं इसको मजीद लिख सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4y, और इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, या एलसीएम ले लें 2, तो 8y माइनस 9 प्लस 2, तो x माइनस 1 का स्क्वायर 8y माइनस 7 ओवर 2, ऐसे ही है, 2 से डिवाइड कर दो तो 4y माइनस 7/2। अब मजीद जो है हमने इसमें से इसको चेंज करना है, तो 4 कॉमन ले लो तो y माइनस 7/8 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। मजीद इसमें से 4 कॉमन लेना है, तो ये x के माइनस 4y की फॉर्म बन जाएगी पैराबोला की। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है 4a इज इक्वल टू 4 होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, तो यहाँ पे इसकी जो राइट ऑप्शन बनेगी वो चार्ली ऑप्शन है 4। इसका एक शॉर्टकट भी है, यानी कि जो नॉन स्क्वायर वेरिएबल हो उसके कोफिशिएंट का हाफ करना होता है, तो लेकिन ये अभी इतना वो कंफर्म नहीं है। मैं इंशाल्लाह इस पर अलहदा से वीडियो बना के ये नस्ट वाले जो प्लेलिस्ट है इसमें ये क्वेश्चन जो है स्पेशली रख दूंगा, इसको किसी शॉर्टकट से भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अभी के लिए जो है ना आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके ही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो शॉर्टकट इसका इंशाल्लाह मैं आपको अलहदा से इस पर इन क्वेश्चंस पर बनाऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन 76 पे। द पॉइंट ऑन द पैराबोला x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 क्लोजेस्ट टू द फोकस। तो आपको पता है कि फोकस के करीब जो है वो वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स में देखें तो x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 का स्क्वायर है,
y+3 है, तो वर्टेक्स यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 और -3। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो x-2 का स्केयर 3y+3। तो आपको पता है कि सिंपल जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स 0 0 होता है, तो x-2 इज इक्वल टू 0, y+3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू -3। तो 2, -3 जो है बेटा इसका पॉइंट ऑफ पैराबोला है जो कि फोकस के करीब होता है, और फोकस के करीब तरीन जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए 2, -3। अब आते हैं क्वेश्चन 77 पर। क्वेश्चन 77 देखिएगा, दो सर्कल की इक्वेशन है जो कि जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, और हमने इसको चेक करना है कि क्या ये एक्सटर्नली या इंटरनली या डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर, ये केसेस देखने हैं। तो आप सर्कल्स को दो तरह से ही चेक कर सकते हैं, या तो वो एक्सटर्नली टच करेंगे या वो इंटरनली टच करेंगे। जैसे ये एक सर्कल है, ओके, और इसके अंदर एक सर्कल मैं बनाता हूँ ये वाला। अब बाहर वाला जो सर्कल है, बड़े सर्कल, उसका सेंटर मैंने C1 कह दिया, इसका सेंटर C2 कह दिया। इसका रेडियस जो है वो R2 है, और बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो R1 है। तो C1 C2 के दरमियान डिस्टेंस जो है ये भी R2 होगा। तो अगर मैं C1 C2 मॉडुलस C1 C2 दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाए R1 - R2 मॉडुलस के, यानी कि R1 में से R2 में माइनस कर दूं, ओके, तो ये जो पॉइंट कंडीशन है ये है कि जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होंगे, और अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से सर्कल जो है वो बनेंगे। इसका सेंटर मैं C1 कह देता हूँ, इसका सेंटर C2 कह देता हूँ, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। अगर दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 + R2 होंगे, सही है, तो रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे यहाँ पे आप मोड़ ना भी लगाएं तो ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ये है जी एक्सटर्नली के लिए, ऐसे ही है। तो दोनों केसेस मैंने पहले आपको बता दिए। अब हम इसमें से x² + y² + 2x - 2y और -7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखी x² + y² - 6x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बेटा सेंटर्स और रेडियस हम फाइंड करते हैं। तो सेंटर के लिए आपको पता है कि सबसे पहले -g - f जो है, -g - f, तो इसको आप x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें, तो g की वैल्यू 2g/2 क्या होगा, 2/2 1, तो साइन चेंज करते हैं -1 क्योंकि -g है ना। इसी तरह 2f इज इक्वल टू -2, तो f की वैल्यू -1, तो -f के लिए साइन चेंज करेंगे तो +1। ये इसका सेंटर फर्स्ट जो है वो C1 आ गया। अब इसके सेंटर के लिए इसको 2 से डिवाइड करो और साइन चेंज कर दो, यानी कि इसका जो सेंटर है बेटा -6 को 2 से डिवाइड करो -3, साइन चेंज कर दो, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 और साइन चेंज कर दो 3 - 2, ऐसे ही है। इसका सेंटर आ गया। अब जो है इन दोनों के दरमियान आप डिस्टेंस निकालें, या पहले R1 पहले फाइंड कर लें। R1 के लिए g² + f² - c होल स्क्वायर होगी, तो g की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे लिख लें 1 का स्केयर, f की वैल्यू -1 का स्केयर और c की वैल्यू जो है वो -7 है। तो ये आ जाएगा बेटा R11 + 1 + 7 9 का √3। इसके बाद R2 पे है, इसी तरह से फाइंड करें आप। तो g का स्केयर चाहे -3 लिख लें +3 लिख लें, स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही होता है, तो जल्दी से आप कैलकुलेशन करें तो c की वैल्यू यहाँ पे -9 है, तो ये आ जाएगा 9 + 4 -9, 9 - 9 कैंसिल हो गए, 4 का √2 आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू बेटा 2 आ रही है, R1 की वैल्यू 3 आ रही है। बात समझ रहे हैं, ज़्यादा जल्दी में तो नहीं हम पढ़ रहे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सही है। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकाल लेते हैं। ये दोनों जो सेंटर्स हमने फाइंड किए, ये C1 है, जो ये C2 है, तो इस पर बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो C1 C2 का मॉड, तो यह आ जाएगा 3 - (-1) का स्केयर
और -2 -1 का स्केयर, ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्केयर 16, -2 -1 -3 का स्केयर +9, 16 + 9 25, 25 का स्केयर रूट 5। तो देखें C1 + C2 का जो डिस्टेंस है वो 5 है, R1 3 है और R2 2 है, तो देखें इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है कि जब सर्कल जो है टचेज एक्सटर्नली होंगे, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी अल्फा बेटा। तो इस तरह से आपने थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा इसका जो है ना कोई मेथड नहीं है, हमें इसी तरह से सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने लिखी, आप जल्दी से इसके दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें, रेडियस निकालें और रिजल्ट में पुट कर दें, आपको पता चल जाएगा, आपको लग पता जाएगा। ठीक है जी, मतलब आसान है ये क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है, फास्ट कैलकुलेशन आपने करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन 78 पर, आपने ये नोट करना है तो कर लो, मैं इधर क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन है जी 78, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैं और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। देखिए दो वेक्टर ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इज इक्वल टू, आप जीरो कर दो, 2i + अल्फा j + 5k और डॉट प्रोडक्ट इनटू 3i + j और प्लस 2k इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k जो है ये 1 के इक्वल होता है। 2i को 3i के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6 और i डॉट i 1। फिर अल्फा j को j के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा, 5k को 2k के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू -16 जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि बीटा ऑप्शन है। बात फॉलो कर रहे हैं आप, समझ आ रही है बेटा आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन 79 पर। i डॉट j ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है, ये ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि i j k, तो इसको आप i डॉट j क्रॉस k भी कह सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे ही है। इसका स्पेशल जो नाम है, एक सेकेंड में बुक भी रखी हुई है पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बिल्कुल ठीक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं सही कह रहा हूँ। तो ये u डॉट v क्रॉस w, तो इसमें आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, सिंपल आपने टर्मिनल लेना है, i की वैल्यू जो है वो 1 0 0, j की 0 1 0, फिर 0 0 k के जो कंपोनेंट है 0 0 1, इसका टर्मिनेट ओपन करें तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका टर्मिनेट सिंपल आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 1 तो 1 इसका आंसर बन जाएगा। ओके, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके पास जो i डॉट है j क्रॉस k जो है बेसिकली i के इक्वल होता है और i डॉट i जो है वो 1 के इक्वल होता है, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, अल्फा बनेगी बेटा। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है लास्ट वाला, वो है 80 नंबर, वो मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन है जी 80, ये मैं स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा बेटा। अ फोर्स 3i + 2j - 4k is applied at the point 1 -1 2, then moment about 2 -1 3 is, अल्फा ऑप्शन है 2i + 7j - 2k, बीटा ऑप्शन है 2i - 7j - 2k, चार्ली ऑप्शन है -3i
प्लस 19j माइनस 3i प्लस 19j माइनस k एंड डेल्टा ऑप्शन है 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये क्वेश्चन है जो हमारे पास। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.5 है। ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अब फोर्स दी हुई है, फोर्स जो है वो दी हुई है 3i प्लस 2j और माइनस 4k इज अप्लाइड एट द पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर ए पॉइंट है, अपने पास से मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। देन मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, इसको बी का नाम दे दिया। अब जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आपने फाइंड करना है तो उसको आपने पहले लिखना है, यानी कि जो आर वेक्टर है वो हो जाएगा बी ए। आपने बी से ए की तरफ जाना है, तो बी ए किसके इक्वल होगा बेटा, ओ ए माइनस ओ बी। आर वेक्टर ओ ए हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 2 है, और ओ बी क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 और 3 है। इसको माइनस कर दें, 1 माइनस 2 करें, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 माइनस 3 कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 0 माइनस 1, ये आर वेक्टर आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ। तो फर्स्ट आई जे और के लिखते हैं रो में, फिर आर वेक्टर के कंपोनेंट माइनस 1 0 माइनस 1, फिर एफ वेक्टर के कंपोनेंट 3 2 एंड माइनस 4। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय R1 कर लेते हैं। तो देखिएगा, एक्सपेंड बाय R1 डिटर्मिनेंट ओपन करें तो I जो है वो बाहर आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो तो 0 माइनस 1 2 माइनस 4, सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस लगाते हैं माइनस j, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो तो माइनस 1 3 माइनस 4, थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस लिखते हैं, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो तो क्या बनेगा माइनस 1 0 3 2, ऐसे ही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये बनेगा I 0 प्लस 2, डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट के दरमियान में माइनस जो है इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, और माइनस j माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, और डिटर्मिनेंट के माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस के माइनस 2 और माइनस 0, ये बन जाएगा बेटा 2i माइनस 7j एंड माइनस 2k। कौन सी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट, 2i माइनस 7j और माइनस 2k। तो बीटा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स का जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नस टेस्ट में, नस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बहुत सारा एग्जामिनर के पास मार्जिन है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो हर टॉपिक में से वो क्वेश्चन बनाता है, मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी वो टॉपिक में से हर बना सकता है। तो दोनों बुक्स को अच्छे से आपने तैयार करना है। तो इस तरह से ये FLP नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। 80 क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस किए हैं 1 बाय 1, 4 से 5 वीडियोस में मैंने ये पूरा FLP जो है वो डिस्कस किया है। इस पूरे को देखिएगा बेटा, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके इम्प्रूव होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।